हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 12th की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन की, तो इनहेरिटेंस का सेंस होता है पेरेंटल कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में जाना, और वेरिएशन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेबी होता है वो अपने मदर और फादर के आधा आधा क्रोमोजोम के मिलने से बनता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं एग्जैक्ट ना तो अपने फादर की तरह दिखता हूं ना तो एग्जैक्ट अपनी मदर की तरह दिखता हूं। तो मेरे अंदर जो फादर और मदर के रिस्पेक्ट में जो भी बिहेवियर में डिफरेंस दिखता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। इस चैप्टर में जो बेसिक बातें हमको समझनी है वो ये समझनी है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग जो पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स की जैसा ही क्यों होता है। जैसे गाय का बच्चा गाय क्यों होता है, गधे का बच्चा गधा क्यों होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा क्यों होता है। और ऐसी बात पिछले 8000 से 10,000 सालों तक जो इंसान है वो देखते आ रहा है कि ऐसा होता है, और ये भी बोलता है कि ये देखिए अपने पापा की तरह दिख रहा है, ये देखिए अपनी मम्मी की तरह दिख रहा है। पर मसला ये है कि आखिर ऐसा क्यों। तो इस बात को बताने के लिए या इस बात को एक्सपेरिमेंटली समझाने के लिए जिस व्यक्ति ने दुस्साहस किया उनका नाम था मेंडल साहब, और इसलिए मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों किसी का जो बेबी है वो अपने पेरेंट्स के जैसा देखता है, लेकिन सोचने के साथ साथ उन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं। मेंडल साहब के अगर बारे में बात किया जाए तो मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो हम मेंडल साहब से रिलेटेड बातचीत थोड़ा सा करेंगे इस चैप्टर में, और पूरा हम पहले ब्रीफ रिव्यू दे देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद 1 बाय 1 करके स्टडी किया जाएगा। तो मेंडल साहब से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन लिया जाए तो 1822 में 1822 में पैदा हुए और 1884 में हमको अलविदा कह के चले गए। मेंडल साहब ने 1856 से लेके 1863 तक मटर के पौधे पे काम किया, और उस प्लांट का नाम था पी यानी कि पाइसम सटाइवम। क्या नाम था भैया? पाइसम सटाइवम। ठीक है। उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। कितने कैरेक्टर को? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके उन्होंने 4 जीन के ऊपर रिसर्च किया, है ना। और उन्होंने कुल 14 ट्रू ब्रीडिंग, कितनी? 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ पी प्लांट को लिया। ठीक है। और 3 लॉ दिया। पहला जो उनका लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसको वास्तव में बहुत सारी बुक में लॉ ऑफ डोमिनेंसी को पहला लॉ नहीं मिला बोला जाता है। पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहा जाता है, सिग्रीगेशन कहा जाता है। और जो दूसरा लॉ है उनका वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इससे रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। अब ये तो क्लास 10th लेवल तक ही बातचीत हो चुकी थी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए इस चैप्टर में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सहारा लेंगे। ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का सहारा लेंगे। ठीक है। क्लियर है? उसके बाद इतनी सारी जब भयावह बातें हम लोग कर लेंगे तो अब हमको जो डिस्कस करना होगा वो ये डिस्कस करना होगा कि जो मेंडल्स के लॉ है उसका एक्सेप्शन क्या है। पहले एक चीज और समझ लीजिए, ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इसमें से ही हम एक और क्रॉस को समझने की कोशिश करेंगे, टेस्ट क्रॉस, टू नो द जीनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम अगर जीनोटाइप जानते हैं तो जानना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद
हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन पढ़ेंगे, यानी कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है हमारे पास, पहला है कोडोमिनेंसी और दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के केस में हम लोग जो है एग्जांपल लेके चलते हैं, मिरेबिलिस जलापा यानी कि 4 o'clock प्लांट, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम, और स्टार सिंथेसिस इनटू द सीड ऑफ पी प्लांट, और एंड्रोलिसियन फाउल का जो स्किन कलर है उसके रिलेटेड हम कंडीशन को समझते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन होगा। उसके बाद जब इतनी सारी बातें हो जाएंगी तो हम लोग 2-3 चीजें और यहीं से ऑब्जर्व कर लेंगे, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही इसको पढ़ना है। तो हम यहां से प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझ लेंगे। और प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को अगर जब हम समझ लेंगे तो हम यहां से क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको सटेन एंड बॉवेरी साहब ने दिया था और एक्सपेरिमेंटली मॉर्गन साहब इसको वेरीफाई किए थे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि मेंडल का जो लॉ है उसको रीपब्लिश किसने किया, और जिस जमाने में मेंडल का लॉ जब पब्लिश हुआ तो उनका लॉ क्यों नहीं पॉपुलराइज हुआ, उसके वजह के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन होता है उसको बोलते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो क्या पढ़ने वाले हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। किससे रिलेटेड है भैया ये, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से थोड़ा सा वायलेट करेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड तब होता है जब 2 जीन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो। तो यानी कि 2 इंटरेक्टिंग जीन अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं तब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड है। लेकिन अगर 2 इंटरेक्टिंग जीन एक ही क्रोमोसोम पे आ जाते हैं तो आपस में उनमें लिंकेज देखने को मिलता है। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा होगा। जब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जान लेंगे तो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हम जो बातचीत करेंगे इस चैप्टर में वो म्यूटेशन से रिलेटेड करेंगे। म्यूटेशन से रिलेटेड जब बात हो जाएगी तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और साथ ही साथ पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस करने के बाद थोड़ा सा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है वेरिएशन, मेंडल साहब किस पेड़ पे एक्सपेरिमेंट किए, कब पैदा हुए, कब से लेके कब तक एक्सपेरिमेंट किए, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था, कितने लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का क्या एक्सेप्शन होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी इन कोडोमिनेंसी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या एक्सेप्शन है, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस, और लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और वहीं से टेस्ट क्रॉस समझ लेंगे। फिर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया, तो मॉर्गन साहब ने किया। किसको लेके किया, तो ड्रोसोफिला मेलोजेस्टर को लेके किया। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस, एंड उसके बाद क्या था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर,
तो इस तरह से हम इस चैप्टर की पूरी भूमिका बनाएंगे और उसके बाद एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ये इस चैप्टर का क्या रहा, एक ब्रीफ रिव्यू रहा। अब एक एक करके हम अगले वीडियो में चर्चा करना शुरू करते हैं, ठीक है।